नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। 28 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आईसीएआर के, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के। ठीक है, टेक्नीशियन पोस्ट जो आपकी निकली 641 पोस्ट, उसके लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सोशल साइंस में लगभग सभी बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ। जो आपके 9th और 10th तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, उसके जो सिंपल नोट्स हैं वो आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। और मान के चलिएगा सबका सब आपके वहीं से आने वाला है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो इसे मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, और वादा करता हूँ आपसे कि लगभग 25 फरवरी से पहले पहले मैं आपके ये सब कुछ कंप्लीट करा चुका हूँगा। ये जो स्पेशल नोट्स है, बस अगर आपका रेस्पॉन्स सही हुआ, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो लोकतांत्रिक राजनीति, जो आपके 9th की जो बुक है, लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उससे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। रिस्पॉन्स दीजिएगा। मैं एक दिन में 3-3 4-4 क्लासें डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हर चैप्टर की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। चिली में किसके द्वारा और कब सरकार का तख्ता पलट किया गया? तो देखो, चिली में 11 सितंबर 1973, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिली में 11 सितंबर 1973 में आगस्तो पिनोसो ने वहां से सरकार का तख्ता पलट किया, ठीक है। तो किसने? आगस्तो पिनोसो ने। कहाँ पे? 11 सितंबर 1973 में, चिली में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी रंग भेद, जाति, धर्म अथवा लिंग आदि के भेदभाव के उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, या वहाँ से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है। तो जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के समक्ष कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनमत संग्रह होता है क्या, ठीक है। जनता की राय लेना, ठीक है, जनता की राय लेना, जनमत संग्रह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिली के सैनिक विद्रोह में किसकी सहायता थी? ठीक है, तो चिली का जब सैनिक विद्रोह हुआ था उसमें किसकी सहायता थी? तो चिली के सैनिक विद्रोह में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सैनिक विद्रोह में मदद की। तो किसने सहायता करी थी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मदद की थी, ठीक है। यूएसए मतलब किसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए ने मदद करी थी किसमें? चिली के सैनिक विद्रोह में मदद करी थी। अगला क्वेश्चन, सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने पर सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती है? या फिर इसी क्वेश्चन को हम और किसे कह सकते हैं, अगर देश में सैनिक शासन हो जाए तो हमारे किन अधिकारों का हनन होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। तो किन किन चीज़ों का हनन होगा? देखो, किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां मान्य नहीं की जा सकती, ठीक है। कोई भी राजनीतिक गतिविधि तब नहीं की जाएगी, ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे क्या होगा? उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। इमरजेंसी अपने भी तो लगी थी, बस वही है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, कई वर्षों की सजा भी दी जा सकती है। वकील या दलील के लिए सैन्य शासन में कोई स्थान नहीं है। देखो, ये वही चीज़ है, जो आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा 1919 में, ना दलील ना वकील, वहाँ पे भी जो रोलेट एक्ट आया था वो क्या था? वो काला कानून ही था, तो वो भी यही था। लेकिन इससे हम उसको तुलना नहीं कर सकते, लेकिन ये अभी हमारे संविधान में भी है, इसे हम, ठीक है, इमरजेंसी जिसे कहते हैं वही है। और आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, प्रश्न है, लेक वालेशा कौन थे? तो लेक वालेशा कौन थे? लेक वालेशा पोलैंड के एक मजदूर यूनियन का नेता था, ठीक है। लेक वालेशा कौन थे? पोलैंड के एक मजदूर यूनियन के नेता थे, जो बाद में क्या हुए? जो पोलैंड के राष्ट्रपति बने। और कब बने थे ये? 1990 में। देखो, बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके छपेंगे 110%, तो याद रखिएगा। अफ्रीका के उस देश का नाम बताइए जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। तो अफ्रीका का देश जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था वो कौन सा था? गाना था। आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की क्या स्थिति है? तो आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की संख्या सबसे अधिक है, और अभी इनकी संख्या और बढ़ रही है। और जो पुराने लोकतांत्रिक देश है उनमें लोकतंत्र और मजबूत हुआ। देखो, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है अपना, ठीक है, हम भी एक लोकतंत्र है। तो जितने भी वर्ल्ड में जो लोकतंत्र वाले देश है ना, वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जहाँ पहले लोकतंत्र नहीं था, वो भी अब लोकतंत्र अपनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब सोलिडेरिटी क्या है? ठीक है, तो सोलिडेरिटी क्या होती है आपकी? सोलिडेरिटी एक संगठन का नाम है। क्या ये एक संगठन का नाम है जो 1980 में पोलैंड के मजदूरों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कौन? 1980 में पोलैंड के मजदूरों द्वारा बनाया गया था। कुछ ही वर्षों में इस संगठन के सदस्यों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई, जिसके नेता लेक वालेसा थे, जो कब 1990 में क्या हुए? पोलैंड के राष्ट्रपति बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी शासन से आप क्या समझते हैं? तो देखो, साम्यवादी शासन होता क्या है? किसी देश की साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया गया शासन, जिनमें अन्य पार्टियों को शासन या सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती,
राज्य सभी बड़ी संपत्तियों और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। तो इसी तरह के शासन को हम क्या कहते हैं? साम्यवादी शासन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के शासन को क्या कहेंगे हम? साम्यवादी। G8 के सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो देखो G8 के सदस्य कौन कौन से देश हैं, तो आपको दिख रहे होंगे, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, यूएसए, रूस और फ्रांस। विश्व में सबसे बड़ा धन देने वाला संस्थान का नाम देते हो तो ये कौन होता है? IMF। ठीक है, अब IMF मैंने बोला है ना, तो IMF की स्थापना कब हुई वो ईयर आपको याद होना चाहिए, इसके हेड कौन है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आप सर्च करके देखिएगा, ये वैसे आपको पता ही होगा, जब कॉमन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें सब पता होनी ही चाहिए। नहीं हो तो गूगल पे सर्च मारिएगा, सर्च मार के जो देखोगे तो याद आराम से होगा। 1990 में पोलैंड में किस पार्टी की सरकार बनी और यहाँ 100 में से कितने सीटें जीती? तो देखो 1990 में पोलैंड में किस पार्टी की सरकार बनी? सोलिडेरिटी पार्टी की सरकार बनी और ये 100 में से 99 सीटों पर चुनाव जीती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गंडास्क संधि के बाद बने मजदूर संगठन का नाम बताइए। तो ये क्या था? सोलिडर नोस्क। सोलिडर नोस्क ये किसके बाद बना था? गंडास्क संधि के बाद बना था। कौन सा मजदूर संगठन? सोलिडर नोस्क। पोलैंड में हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व किसने किया? तो देखो पोलैंड में हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व किसने किया था? लेक वालेसा। अभी हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा, लेक वालेसा पोलैंड से संबंधित है। 1990 में वहाँ के क्या बने थे? ये राष्ट्रपति बने थे। 1980 में पोलैंड में किसकी शासन थी? तो देखो 1980 में पोलैंड में किसका शासन था? तो जनरल जारूस जेलेस्की। ठीक है, जारू जेलेस्की का शासन था। कब? 1980 में पोलैंड में। आयंदे कौन थे? उसकी प्रमुख नीतियां क्या थी? तो देखो अब आयंदे के बारे में पढ़ते हैं हम। आयंदे कौन थे और उनकी प्रमुख नीतियां क्या थी? तो आयंदे चिली के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो पूछ लिया जाएगा कि चिले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? आयंदे थे। और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। किसका? पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। और उनकी प्रमुख नीतियां निम्न थी। तो क्या क्या उनकी नीतियां थी? उनकी नीतियों में गरीबी और मजदूरों के फायदे वाली अनेक नीतियां थी। ठीक है, तो ये ऐसे आपको 3 या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि कौन सी नीति नहीं थी, तो ये आप याद रखिएगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों में मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। ठीक है, विदेशी कंपनियों द्वारा देश में तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के क्या थे? खिलाफ थे। आगे चलते हैं। प्रश्न, चिले में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई? तो देखो चिले में लोकतंत्र की वापसी कैसी हुई? तो चिली में कब और किसके द्वारा शासन का तख्ता पलट किया गया? दोनों एक ही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो चिली में 11 सितंबर 1973 में, देखो चिले और चिली में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चिली में 11 सितंबर 1973 में अगस्तो पिनोसो के द्वारा सरकार का तख्ता पलट किया गया। किसके द्वारा किया गया? अगस्तो पिनोसो। और कब किया गया? 11 सितंबर 1973 में किया गया। ठीक है, तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया शासन प्रणाली क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। जो अभी हमारे भारत में है क्या है? लोकतंत्र। जनमत संग्रह, तो जनमत संग्रह का आप समझ ही गए होंगे, पहले हम इस पर यार देख चुके हैं। ठीक है, शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है और इसमें कौन सी शासन प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है? तो देखो शासन प्रणाली आपकी कितने प्रकार की होती है? लोकशाही और राजशाही, तानाशाही और मार्शल लॉ। और इसमें सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है? सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। तो देखिए याद रखिएगा, शासन प्रणाली कितने तरह के प्रकार की? 4 प्रकार की। लोकशाही या लोकतंत्र, राजशाही या राजतंत्र, तानाशाही शासन या फिर मार्शल लॉ। ठीक है, अब चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता किसने की थी? तो चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता किसने की थी? तो चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता किसने करी थी? यूएसए ने करी थी। हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने पर सामान्यतः कौन कौन सी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती है? तो देखो सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने पर मतलब सैनिक शासन लग गया। सैनिक शासन लग गया तो वहाँ क्या होगा? जो चीज़ पहले पढ़ के आए हैं पहले, वही प्रेस की आज़ादी समाप्त हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को वहाँ देखो वो चीज़ पढ़ के आए तो वापस पढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1980 में पोलैंड की हड़ताल को जनता की समर्थन बढ़ने के बाद हड़ताली कर्मचारियों ने कौन कौन सी मांगे बढ़ा दी? तो देखो कौन कौन सी मांगे बढ़ा दी थी? देखो मजदूर संगठन बनाने की मांग की, बिल्कुल सही। राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की गई थी और प्रेस पर से सेंसरशिप हटाने की मांग की गई थी। तो ये तीनों टॉपिक आपको याद होने चाहिए। पोलिश यूनाइटेड पार्टी के वे कौन कौन से अलोकतांत्रिक कार्य थे जिसके कारण जनता उसकी सरकार के विरुद्ध हो गई? तो देखो पोलिश यूनाइटेड पार्टी की अलोकतांत्रिक कार्य क्या क्या थे जिसके कारण जनता उनसे नाराज हुई? तो क्या होती? वहां अन्य पार्टियों को चुनाव लड़ने या सत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, वो राज करके बैठ गए थे, किसी और को मौका देना ही नहीं चाहते थे।
जो भी उसकी सरकार के विरुद्ध बोलता था उसे जेल में ठूस दिया जाता था, और प्रेस पर सेंसरशिप लगा हुआ था। ठीक है, मतलब प्रेस कुछ भी छाप नहीं सकता था बिना परमिशन के। न्यूज़ नए संगठन बनाने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, अब आगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वही 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो, और वहाँ जाति धर्म मजहब कुछ नहीं देखा जाए। उपनिवेश क्या है? तो देखो, उपनिवेश क्या होता है कि जब कोई देश किसी देश को अपने अधिक अधीन कर लेता है, ठीक है, अपने अधीन कर लेता है, और उस पर शासन करता है। जैसे ब्रिटिश ने हमारे पर किया था ना, तो हम उसके क्या थे? उपनिवेश थे। आप इसी तरीके से उसको समझ सकते हो। विश्व बैंक किसी भी सरकार को ऋण कैसे मुहैया करवाता है? तो देखो, विश्व बैंक किसी भी देश को उधार देने के लिए पहले ये संस्था संबंध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती है, और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश देती है। मतलब वो उनके हिसाब से उनको चलने की थी। तो ये लाइन आपको एजीटी याद रखनी चाहिए। ये आपको एजीटी लाइन उठा के आपको, देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, कोई मेरी तरफ से लाइन नहीं है। ये लाइन आपको एजीटी एग्जाम में देखने को मिलेगी। विश्व बैंक किसी भी देश को उधार देने से पहले ये संस्थाएं संबंध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती है, और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश देती है। तो ठीक है, मतलब वो किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको पैसा देते हैं। वो पैसा ऐसा नहीं देते कि आपने मांगा उन्होंने दे दिया, वो उनके हिसाब से कुछ चेंजेस भी करवाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा पर टिप्पणी लिखो। तो देखो, ये चीज़ आपके सामने है, इसको पढ़ लीजिए एक अच्छी तरीके से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में पूछा जा सकता है। तो कितने सदस्य? 193 सदस्य, और इन सदस्य देशों को एक एक वोट मिला हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है। ठीक है, तो महासभा कब होती है? हर साल होती है। महासभा का स्वरूप बहुत कुछ संसद के जैसा है, जिसमें सभी प्रकार की चर्चाएं होती है। यह एक लोकतांत्रिक संगठन की तरह कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सुरक्षा परिषद है, जिसके कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से परिषद के 5 स्थायी सदस्य। तो 5 स्थायी सदस्य तो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस, और कौन है? चीन है। अब अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वीटो का अधिकार क्या है? तो देखो, वीटो का अधिकार आपने भी बहुत बार सुना होगा कि जो 5 स्थायी सदस्य है ना, ये किसी न किसी के काम में टांग अड़ा देते हैं। अगर पांचों में से पांचों राजी नहीं है, एक भी अगर उसके अपोज में है, तो वो वीटो पावर का वह यूज कर लेता है। तो देखो, उसी कहते हैं कि तो वीटो का अधिकार क्या है? किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला हुआ अधिकार, जिससे वह किसी कानून या फैसले का अधिक को अकेले रोक सकता है, वीटो का अधिकार कहलाता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा था। सुरक्षा परिषद का कार्य है? तो सुरक्षा परिषद के कार्य क्या क्या है वो देख लीजिए आप। सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? तो देखो, विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है, तो ऐसे मामलों को सुरक्षा परिषद देखता है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वाले देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो देखो, अस्थायी सदस्य कितने? 15 देश है ना, तो कितने? 2 वर्ष के लिए। देखो, इसका मैं बता ही देता हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जो पीछे क्या बोला यहाँ कि सुरक्षा परिषद है जिसमें 15 सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य, जिसके टोटल तो कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, और 5 कितने होते हैं इसमें? स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद में असली ताकत किन देशों को प्राप्त है? तो जो 5 स्थायी सदस्य है ना, उन्हीं को वहाँ असली ताकत प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF जिसको बोलते हैं, इसके भी आपको स्थापना, इसका हेडक्वार्टर, और इसके जो आपके जो हेड कौन है वो आपको याद होने चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि सबको पता चल सके। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये क्या काम करती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, जो दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने का काम करता है। उसके कितने सदस्य? टोटल 128 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? तो देखो, विश्व बैंक के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? अमेरिकी वित्त मंत्री करते हैं। सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप के वे सभी देश जो सोवियत संघ के हिस्से थे, वे क्या हुए? अलग हो गए, और क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि वहाँ जितने भी जो सोवियत संघ के हिस्से थे, वो क्या हो गए? अलग हो गए और स्वतंत्र हो गए। तो होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप ऐसी ही क्लासें और दूसरी चाहते हैं, दूसरे चैप्टर की भी आप चाहते हैं, ये पहला चैप्टर है, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस शर्त यही है कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। तो होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।